से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस क्लास में जो बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो आज हम लोग हिंदी के ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखेंगे और हिंदी के मॉडल पेपर में जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बहुत ही सरल भाषा में और बारीकी से समझा करके आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को आपको बताते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में मेरे साथ साथ बताते चलिएगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि अंग्रेजी में लिखा हुआ था, इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में रूपांतरण किया था ललाई सिंह यादव ने, यानी कि पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था, यानी कि दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो ध्यान रखिएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। आप लोग कहानी में पढ़े होंगे कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, इसलिए तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताए थे कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछ रहा है, यानी कि अग्रजा में बाद में क्या लगा हुआ है। तो देखिए, अग्रजा में सबसे लास्ट में जा है और जब आप लोग जा बोल रहे हैं तो उसमें आ का भी उच्चारण हो रहा है, इसलिए अग्रजा में प्रत्यय हो जाएगा आ। चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है? तो आप लोग जानते होंगे कि मदन गिरधर लाल का बेटा है, यानी कि पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मदन गिरधर लाल का बेटा है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसको प्रदान की गई। महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि मैक्समुलर को प्रदान किया गया था। छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक अशोक वाजपेयी हैं। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आत्मसात में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान रखिएगा, आत्मसात में सात प्रत्यय है। ठीक है, आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए आत्म और सात दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है आत्मसात, तो यहाँ पर लास्ट में सात लगा हुआ है, यानी कि आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सात प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए, नौवां नंबर क्वेश्चन है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। ठीक है, नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो ध्यान रखिएगा, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नौवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। बताइए, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना किस चीज को निरूपित करता है? तो ध्यान रखिएगा, 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का निरूपित करता है। ठीक है, नाखून को बार बार काटते रहना और उसको अलंकृत करते रहना सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का निरूपित करता है। 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर किसी से घृणा हो रहा है तो उसका विलोम हो जाएगा कि दूसरी तरफ उससे किसी से प्रेम हो रहा है, यानी कि घृणा का उल्टा प्रेम हो जाएगा। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी कि हवा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। बताइए, 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हवा बोलते हैं कि हम लोग हवा बह रही है, यानी कि हवा स्त्रीलिंग है। 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है। यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए, कुल 4 के नीचे रेखांकित किया हुआ है, यानी कि रेखांकित शब्द कुल 4 है, तो कह रहा है कि कुल 4 यहाँ पर कौन सा पदबंध है। बताइए, 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, यह संज्ञा पदबंध है। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल 4 आदमी है, इसमें कुल 4 संज्ञा पदबंध है। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। यह वाक्य कैसा वाक्य है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं?
14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ध्यान रखिएगा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह सरल वाक्य है, 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि नक्षत्रलोक गुणाकर मूल्य की कृति है, 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नक्षत्रलोक गुणाकर मूल्य की कृति है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, तो बताइए जिसकी उपमा दी जाए उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमेय बोला जाता है, 16 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसको उपमा दी जाए उसको उपमेय बोला जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? हम आपको पढ़ाए हैं हिंदी में कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो ध्यान रखिएगा मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है, यानी कि जो हिंदी की लिपि है वही मराठी भाषा की भी लिपि है, देवनागरी लिपि। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन, धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे? ठीक है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे? 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे? तो ध्यान रखिएगा 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा भोज। ठीक है, राजा भोज यानी कि राजा भोज धारा नगरी के परमार शासक विदानुरागी थे। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक जो कहानी संग्रह है वह किनकी रचना है? 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? जो बहादुर की माँ थी वह गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्योंकि बहादुर भैंस को बहुत ज्यादा मारा था, इसलिए 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी। चलिए 20 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 21वां नंबर क्वेश्चन है, इसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, वह कौन था? वह कौन व्यक्ति था जिसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा हिटलर ने ही सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यान से देख करके अपने नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा। चलिए, और डेली जो मेरा क्लास चलता है आप लोग उसे डेली देखते रहिएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं है? यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की, ध्यान रखिएगा, नियामक नहीं है। सेम वही चीज हो जाएगा, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है, 22 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ठीक है, गुदड़ी का लाल होना यानी कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, यानी कि गुणवान का पैदा होना। चलिए अब देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताइए गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो गणेश का पर्यायवाची लंबोदर होता है, इसलिए 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? जो प्रतिदिन शब्द है वह कौन सा समास है? तो हम आपको बताए थे कि किसी भी शब्द के पहले यदि प्रति लगा हुआ रहे तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। और अव्ययी भाव के बारे में एक चीज और बताए थे कि किसी भी शब्द का यदि पहला पद प्रधान रहे तो वह अव्ययी भाव कहलाता है। तो यहाँ पर पहला पद प्रधान भी है प्रतिदिन में प्रति का, और उसके अलावा शब्द के पहले प्रति भी लगा हुआ है, इसलिए यह अव्ययी भाव हो जाएगा। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद होता है यशः जोड़ धरा, यानी कि 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यशोधरा का संधि विच्छेद यशः जोड़ धरा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? यहाँ पर आपसे 4 वाक्य दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है, बताइए। तो बारी बारी से हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है कि शब्द तो केवल संकेत है। उसके बाद सी नंबर है कि शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा शुद्ध वाक्य है कि शब्द तो केवल संकेत है, 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यही शुद्ध वाक्य है कि शब्द तो केवल संकेत है। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मिरमुंशी का काम करते थे? यानी कि जो कवि घनानंद हैं वह किस बादशाह के यहाँ मिरमुंशी
निर्मुंशी का काम करते थे, उस बादशाह का क्या नाम है बताइए। तो ध्यान रखिएगा, उस बादशाह का नाम है मोहम्मद शाह रंगीले। 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जो घनानंद हैं वह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ही मिरमुंशी का काम करते थे। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था। जन्म के 6 घंटे बाद ही किनकी माता का देहांत हो गया था। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत के माता का देहांत उनके जन्म के 6 घंटे के बाद ही हो गया था। 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जो कि बहुत बड़े लेखक है, बहुत बड़े कवि हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, बताइए यह जो पंक्ति है वह किस कविता से लिया गया है। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह पंक्ति लिया गया है जनतंत्र का जन्म कविता से। 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। आपके बुक में पढ़ना है एक वृक्ष की हत्या। तो बताइए एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है, बताइए कवि का क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा, एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं कुंवर नारायण। 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है। तो ध्यान रखिएगा, 32 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इसी दुनिया में। यानी कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है इसी दुनिया में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए, यानी कि उनके सारे कविता में प्रकृति के सौंदर्य के बारे में ही वर्णन रहता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति सौंदर्य के बारे में विख्यात कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत के अधिकांश कविता में प्रकृति के सौंदर्य को ही दिखाया जाता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। यानी कि वह कौन से कवि थे जिन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, वह कवि थे गुरु नानक। यानी कि गुरु नानक ही थे जिन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। 34 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि कौन है। तो ध्यान रखिएगा, नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण। 35 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नगर संवेदना के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता का क्या नाम है। बताइए 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, हिरोशिमा। यानी कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता का नाम हिरोशिमा है। हिरोशिमा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो बड़े शहरों पर परमाणु बम गिराया था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक के पद हैं। बताइए गुरु नानक के इनमें से कौन सा पद है। 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गुरु नानक का पद है राम भक्तिमय गीत। यानी कि राम के भक्ति के गीत गाते हैं गुरु नानक, इसलिए 37 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान द्वारा श्री कृष्ण लीला का गान किया गया है, पदों में कि धनाक्षरी में कि दोहों में कि सवैयों में। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान सवैयों में किया गया है। 38 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान सवैयों में किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। जो कवि प्रेमघन हैं उनके द्वारा जो अधिकांश रचना किया गया वह कौन से भाषा में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सारे उनकी कविता, अधिकांश उनकी कविता ब्रज भाषा और अवधि में रहता था, इसलिए 39 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना ब्रज भाषा और अवधि में की गई। 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। कुंवर नारायण की, रामधारी सिंह दिनकर की, सुमित्रा नंदन पंत की, गुरु नानक की। बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 40 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि स्वर्ण किरण सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है।
आत्मजयी नामक जो प्रबंध काव्य है वह किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, आत्मजयी कुंवर नारायण के द्वारा ही लिखा गया है। 41 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो आत्मजयी है वह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक साहित्य में से एक प्रमुख प्रतिमा कौन थे? ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिमा कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिमा वात्स्यायन अगे जी थे, जिनको शॉर्ट में सिर्फ अगे ही लिखा जाता है। तो 42 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? और वह कौन था जिसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 43 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि माँ ने, यानी कि माँ ने अपने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। 43 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर अपने घर आई? 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 11:15 बजे वह अपने घर लौटकर आई थी हॉस्पिटल से। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति जो अधिक जुआ खेलता था, तो वह व्यक्ति कौन था जो कि जुआरी था, अधिक जुआ खेलता था? 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, वह था रगम्पा, यानी कि 45 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रगम्पा ही था वह गांव में अधिक जुआरी था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? यानी कि सातकोड़ी होता का जो अधिकांश कविता संग्रह है, अधिकांश कहानी का जो संग्रह है, वह किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, 46 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़िया में। यानी कि सातकोड़ी होता अधिकतर उनकी कविता जो है वह उड़िया में ही लिखा हुआ है। 46 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो आप लोग को ध्यान होगा कि देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। 47 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा माँ की कुल कितनी संतानें थी? तो ध्यान रखिएगा, 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मंगू के अलावा माँ की कुल 3 संतानें थी, यानी कि एक मंगू थी और उसके अलावा 3 था। तो इसलिए 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? और वह कौन थी जिसने सीता को रसमलाई भेजी थी? बताइए 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, नारायण ने सीता को रसमलाई भेजी थी। 49 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, यानी कि 50 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, ध्यान रखिएगा 50 का ए नंबर ऑप्शन। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको इस वीडियो में क्लियर करा दिए। इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम आपको एक कॉमन से लेकर के 100 तक आपको हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो 2 पार्ट में कुल यह वीडियो बनेगा। पहले पार्ट में हम आपको पहले नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक बताए, और दूसरे पार्ट में हम आपको एक कॉमन से 100 तक करेंगे, और उसमें हम आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। और उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके बताएंगे, लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय का, और जितने सारे भी व्याकरण खंड से भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी जितने सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड हों, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।